चलो, नाउ विल टॉक अबाउट विस्कोसिटी। ठीक है, अब विस्कोसिटी क्या होती है इसकी बात करते हैं। तो बताएंगे विस्कोसिटी क्या है। तो प्रॉपर्टी ऑब्वियस सी बात है, प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। वेरी गुड। इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो। ठीक है, रेजिस्टेंस टू फ्लो या रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लो। ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच वन लेयर ऑफ फ्लूइड विल ओपोज द मोशन ऑफ अनदर लेयर। ठीक है, जैसे ये ऊपर एक लेयर है वाटर की और नीचे भी ये पार्टिकल्स हैं, ऊपर के पार्टिकल्स है नीचे के पार्टिकल, दो अलग अलग लेयर में बह रहे हैं ये। ठीक है, इस वाली की वेलोसिटी मान लो कुछ u प्लस डी यू है, इसकी वेलोसिटी कुछ u है। ठीक है, तो ये ऊपर वाली लेयर क्या करेगी, आगे भागने की कोशिश करेगी, पीछे वाली कम वेलोसिटी से चल रही है, इसको पीछे खींचने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। ठीक है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज विस्कोसिटी। ठीक है, when two adjacent layers of fluid are in relative motion। ठीक है, मतलब एक दूसरे से रिस्पेक्ट में अलग अलग वेलोसिटी में मान लो मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, दे रेजिस्ट ईच अदर्स मोशन and this resistance against flow, this resistance against flow is called viscosity। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। ये एक कोई बाउंड्री है, किसी भी चैनल की मान सकते हो आप, जैसे कोई कैनल है मान लो, उस कैनल की ये बेड है। ठीक है, इसकी बेसिकली वेलोसिटी जो प्रोफाइल बनती है ना वो ऐसे बनती है। ठीक है, जो बेड है यहाँ पर कंक्रीट है, कंक्रीट का वाटर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है यहाँ पे। तो जब डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तो ये कंक्रीट क्या करेगा, वाटर को फ्लो नहीं होने देगा। तो इस केस में यहाँ पे वेलोसिटी जो है ना अप्रोक्सीमेटली जीरो के इक्वल हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल बाउंड्री पर, जैसे जैसे बाउंड्री से दूर जाते जाओगे ना वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, एंड इट विल अटेन ए कांस्टेंट वैल्यू आफ्टर सम डिस्टेंस। ठीक है, इस लेयर को बाउंड्री लेयर बोलते हैं। ये जो लेयर है ना इसको बाउंड्री लेयर बोलते हैं, बाद में पढ़ेंगे बाउंड्री लेयर के बारे में, एक चैप्टर है पूरा। ठीक है, तो बेसिकली बाउंड्री लेयर जो है, इससे ऊपर जब हम जाएंगे तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है इट अप्रोक्सीमेटली अटेन्स ए कांस्टेंट वैल्यू। व्हाट इट तो बेसिकली क्या होगा, एक लेयर जो जा रही है वो दूसरी लेयर के ऊपर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लगाती रहेगी हमेशा। ठीक है, ये वाली लेयर है, यहाँ पे जीरो वेलोसिटी है, इस लेयर की कुछ वेलोसिटी है, इसकी और ज्यादा वेलोसिटी है, इसकी और ज्यादा वेलोसिटी है। तो हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी में रहेंगी दो लेयर्स। ठीक है, तो कुछ ना कुछ विस्कोसिटी लगती रहेगी। और ये जो बाउंड्री लेयर से ऊपर जब हम चले जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो कोई चेंज ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है, यहाँ पे चलती रह रही है, सारी सेम वेलोसिटी जाएंगी अप्रोक्सीमेटली। तो जब दोनों सेम वेलोसिटी से चलेंगी, ठीक है, इसको इस तरीके से समझो, आप भाग रहे हो, आपके साथ साथ आपका एक दोस्त भाग रहा है। ठीक है, कभी रनिंग पे दो लोग जाते हैं, अब गए होंगे कभी किसी अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, तो रनिंग जाते हुए क्या होता है, अगर एक ज्यादा तेज भागता है तो उसको ये रह जाता है कि यार दूसरे वाला पीछे रह गया। ठीक है, और पहले वाले में लगता है कि यार ये उससे ज्यादा भाग गया। ठीक है, तो ये इसको क्या करेगा, भाई तू वापस आ जा पीछे। ठीक है, कि तू धीरे भाग, और ये क्या करेगा कि तू तेज भाग। है ना, तो देर इज मतलब देर विल बी ए हिंड्रेंस, दोनों की रनिंग स्पीड में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, जितनी वो कर सकता है ना, जितनी रनिंग जिस जिस वेलोसिटी से, वो दोनों ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक की स्लो भागने की टेंडेंसी है, एक की ज्यादा भागने की टेंडेंसी है, तो हमेशा यही होगा। लेकिन वहीं अगर दो लोग ऐसे हैं जिनकी अप्रोक्सीमेटली रनिंग स्पीड एकदम कांस्टेंट है, दोनों एक जैसे भागते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, वो बहुत जल्दी भाग जाएंगे। ठीक है, मान लो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, दो पेयर्स हैं। ठीक है, एक में वेलोसिटी डिफरेंस ज्यादा है तो वो ज्यादा टाइम लगाएंगे, और एक में वेलोसिटी डिफरेंस कम है तो वो कम टाइम में पहुंच जाएंगे यहाँ पे। गॉट इट। तो उस तरीके का ही केस है, बिल्कुल सेम कि अगर अलग अलग वेलोसिटी पे दो फ्लूइड लेयर फ्लो करेंगी, देन दे विल डेवलप सम रेजिस्टेंस दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी।
ठीक है। और ये जब हम इस बाउंड्री लेयर को क्रॉस कर लेंगे, यहाँ पे इस रीजन में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, इसका मतलब कि वेलोसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू हाइट, ठीक है, इट गेट्स अप्रोक्सीमेटली जीरो, कोई चेंज नहीं आता वेलोसिटी में। तो वहां पर इस रीजन को हम बोलते हैं इनविसिड रीजन। इनविसिड का मतलब जहां पर विस्कोसिटी नहीं होती, ठीक है। चलो 5 मिनट बाद आएगी ये सब चीजें। आई होप ये नोट कर लिया आप सबने। अच्छा, एक चीज और बता दूं, जो बेसिकली हमारे वाटर है, इसकी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी रहती है, ठीक है। और जो वाटर है ना, उसमें जो ये रेजिस्टिव फोर्स आ रही है, ये किस वजह से आती है? ये आती है ड्यू टू कोहेजन फोर्स, ठीक है। जो वाटर वाटर के बीच का जो कोहेजन है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इट विल कीप देम इंटैक्ट। इस वजह से रेजिस्टेंस लग रही है। अगर इन दोनों के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है, मान लो वाटर वाटर के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो इसको, आप ये मान लो कि वही रेस, मतलब जो आप रनिंग करने जा रहे हो, तो आप एक अपने दोस्त के साथ जा रहे हो, देन आपको मतलब है उस चीज से, ठीक है, कि उस बंदे से मतलब है आपको, तो आप उसके साथ उसको कोऑर्डिनेट करके भागने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर कोई एक अननोन है, ठीक है, जिसको आप नहीं जानते, वो साइड से भाग रहे हो, उसको कोई मतलब ही नहीं है आपसे, ठीक है, आप अपना यूनिफॉर्मली, मतलब अपना इंडिपेंडेंटली रनिंग करोगे। गॉट इट? तो जब अगर कोहेसिव फोर्सेस है, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, देन ओनली विस्कोसिटी विल टेक प्लेस। अगर कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है तो विस्कोसिटी नहीं होगी, ठीक है। एक डाटा और देता हूं, जो आपकी विस्कोसिटी है इन केस ऑफ वाटर, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 55 टाइम्स विस्कोसिटी ऑफ एयर, ठीक है। एयर की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा कम होती है, 0.000018 पास्कल सेकेंड होती है एयर की विस्कोसिटी, ठीक है। एयर की विस्कोसिटी 0.000018 पास्कल सेकेंड। पास्कल क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इट विल बी यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। भी आगे पढ़ेंगे कैसे। ठीक है। तो बेसिकली विस्कोसिटी जो है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। और जो ये म्यू है, ठीक है, इट इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अंदर की जो रेजिस्टेंस होगी उसकी मेजरमेंट है ये, और कुछ भी नहीं है विस्कोसिटी, ठीक है। और गैसेस क्या करती हैं, ठीक है, गैस की विस्कोसिटी इतनी कम क्यों है? अब गैसेस की बात, मतलब जैसे हम कल बात कर रहे थे गैसेस की, तो गैसेस को मैंने सिमुलेट किया था ब्राउनियन मोशन से, ठीक है। उसका मोशन इरेगुलर है। तो गैसेस में आपने देखा है कभी, गैसेस छोड़ो, उसमें ब्राउनियन मोशन में जब वो पार्टिकल धूप में दिखते हैं आपको, जो पार्टिकल्स, क्या आपने देखे कभी वो एक अलाइनमेंट में दोनों एक साथ निकल रहे हो? वो हैप्पैज़ार्ड मोशन होता है उनका, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, ठीक है। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कभी भी कोई रिलेटिव पोजीशन उनकी बराबर नहीं जाएगी, ठीक है। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा एप्टीट्यूड में, स्पीड एंड डिस्टेंस वाला, ठीक है। उसमें क्वेश्चंस आते हैं ना रिलेटिव स्पीड के, तो रिलेटिव स्पीड डिक्रीज हो जाती है जब मोशन एक ही तरफ होता है दोनों मटेरियल्स का, ठीक है। जैसे मान लो दो ट्रेन जा रही हैं, एक ही तरफ जा रही है, तो देयर वेलोसिटी डिक्रीजेज। बट अगर एक दूसरे से अपोजिट जा रही है तो इनकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये सब चीजें। तो बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट गैसेस में अप्लाई होता है। अब गैसेस बेसिकली क्या कर रही हैं? गैसेस के पार्टिकल है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो वेलोसिटी नेवर डिक्रीजेस। या फिर आप ये कह सकते हो कि देर इज नो रिलेटिव मोशन, एक को दूसरे से कोई मतलब नहीं, ठीक है। दैट इज वाई विस्कोसिटी गैसेस में बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले कि बाउंड्री जो होती है, ठीक है, मैं अगर वाई डिस्टेंस दिखाऊं, ये बाउंड्री दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। ये फिक्स बाउंड्री है। फिक्स बाउंड्री से जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो इस तरीके से इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली जीरो वेलोसिटी है, ठीक है, यहाँ पर। और धीरे धीरे जैसे हम हाइट बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे वाई वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। तो मैं बहुत छोटा सा एरिया निकालता हूँ यहाँ से, ठीक है, बहुत छोटा सा एरिया निकाल लिया। वैसे तो ये पैराबोलिक वेरिएशन होती है, लेकिन अगर मैं बहुत छोटा सा पार्ट निकालूंगा, देन
पैराबोला का एक बहुत छोटा सा पार्ट, इट विल बिहेव एज ए ट्रायंगल। डायग्राम समझा दो। डायग्राम में कुछ नहीं है यार, ये बाउंड्री है, ठीक है, कैनल की बाउंड्री है। वाटर की प्रोफाइल किस तरीके से है, वेलोसिटी की बात करता हूँ, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 0 वेलोसिटी होगी, ठीक है। फिर इससे ऊपर मान लो 1 मीटर ऊपर सपोज 5 वेलोसिटी है, 2 मीटर ऊपर मान लो 10 वेलोसिटी होगी, 3 मीटर ऊपर मान लो 15, 4 मीटर ऊपर 20, 5 मीटर ऊपर 21, 6 मीटर ऊपर 20.5, नहीं 21.5, देन अगेन 21.7। तो यहां पर देखो ये वाला रीजन, ठीक है, इस वाले रीजन में देखो कि कितना चेंज आ रहा है, हर 1 मीटर पे कितना चेंज आ रहा है। ये सारे 1-1 मीटर के इंटरवल है। तो यहाँ पर देखो 5 का चेंज है, ठीक है, 5 इंक्रीज कर गया, फिर 5 इंक्रीज कर गया, फिर 5 इंक्रीज, 5 तो नहीं दिखाना चाहिए मेरे को, बढ़ रही है मतलब ये वैल्यू। अभी मान लो ये 5 है, ये 10 है, दोबारा लिखता हूँ सारी वैल्यूज। ये वाली वैल्यू आई मान लो 17.5, और ये वाली वैल्यू आ गई मान लो 27, देन आई गॉट इट 39, फिर हो गई ये वैल्यू मान लो 42, देन 55.5, ठीक है। अब देखो वेरिएशन कैसी है, ठीक है, इंटरवल सारे सेम है, ये वाले इंटरवल 1-1 मीटर के इंटरवल है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, बस एक्स एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है वो देख रहा हूं मैं, ठीक है। स्पीड में कितना चेंज आएगा, तो यहां पर स्पीड में कितना चेंज आ रहा है 5 का, ठीक है, ये वाली वैल्यू है 5 ओनली। अगली में कितना चेंज आ रहा है, अगेन 5 का, ठीक है, ये वाली वैल्यू 5 हो गई। फिर अगली में कितना चेंज आ रहा है 7.5 का, ठीक है, ये वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई। फिर कितना डिफरेंस आ रहा है 8, 8.5 का, देन 8.5, ठीक है, 8.5 के बाद फिर आ गया 12 मान लो, देन 13, देन 13 अगेन। तो बेसिकली ये जो कर्व है ना, ये धीरे धीरे फ्लैटन होता जाएगा। पहले तो यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट बहुत ज्यादा होगा, वेलोसिटी du बाई डी वाई, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन हाइट, ये ज्यादा होगी पहले वैल्यू स्टार्टिंग में बिल्कुल, क्योंकि वेलोसिटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप इस लेयर से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, जो du बाई डी वाई वैल्यू है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइट, ठीक है, इस 1 मीटर इंटरवल पे ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच का डिफरेंस, ये डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये इनविसिड रीजन बनता जाएगा, मतलब जहां पे विस्कोसिटी कम होती जाएगी। विस्कोसिटी कहाँ होगी, जहां विस्कोसिटी होगी वहां पे दो लेयर के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है, यानी कि बिल्कुल बाउंड्री के पास में। गॉट इट। बस इतनी चीज बताना चाह रहा था। और जैसे मान लो मैं इसी ग्राफ, इसको मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में प्लॉट करूं, ठीक है, मान लो एक लेयर है, ठीक है, जो फर्स्ट लेयर है वो इस वेलोसिटी से इंक्रीज करी, इस लेंथ का मैग्नीट्यूड ना ये वेलोसिटी है मान लो। अगली जो लेयर है मान लो वो इस वेलोसिटी से फ्लो कर रही है, अगली जो लेयर है मान लो वो इस वेलोसिटी से फ्लो कर रही है, ठीक है। तो मैं किसी भी दो लेयर के बीच का एनालिसिस कर लेता हूं, ठीक है। मान लो इस लेयर की वेलोसिटी u है, तो इस लेयर की वेलोसिटी u प्लस कुछ डेलियो अमाउंट बढ़ गया, ये डेलियो अमाउंट है, ठीक है, और ये dy है इसके बीच का गैप, गॉट इट, किसी पर्टिकुलर टाइम dt में। एक मिनट, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम dt में, एक मिनट, इन dt टाइम इंटरवल बेसिकली क्या हो रहा है, ये लेयर इस तरीके से रिलेटिवली मूव कर रही है, इसकी जो वेलोसिटी थी u, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो dt टाइम में अगर ये u वेलोसिटी से इंक्रीज मतलब फ्लो कर रही थी, तो मान लो इसने u dt टाइम कवर कर लिया, u dt डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है, एक वाटर के पार्टिकल ने। और इतने ही dt टाइम में जिसकी वेलोसिटी u प्लस du थी, उसने कितना टाइम डिस्टेंस कवर किया होगा, u dt प्लस du dt। बोलो क्लियर है यहां तक, ठीक है। ये दो लेयर के बीच का डिस्टेंस डिफरेंस है, जिसका डिस्टेंस dy है, ठीक है, इन लेयर्स के बीच का डिफरेंस।
अब मैं बात करता हूं, अगर मान लो ये एंगल डी थीटा है, ठीक है, ये एंगुलर डिफॉर्मेशन है बेसिकली, ठीक है, एंगुलर डिफॉर्मेशन। चलो, तो इस ट्रायंगल से टेंजेंट ऑफ डी थीटा क्या हो जाएगा? टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? डी यू डी टी, डिवाइड बाई बेस क्या है? डी वाई, ठीक है। अगर ये एंगल बहुत छोटा है, बहुत माइक्रो लेवल पे बात होती है, ये सारी चीजें बहुत माइक्रो लेवल पे हैं, तो ये टेंजेंट थीटा है, इट इज नियरली इक्वल टू डी थीटा ओनली। तो यहाँ से डी थीटा डिवाइड बाई डी टी, इस डी टी को मैं नीचे ले आऊंगा, इट विल बी इक्वल टू डी यू बाई डी वाई, ठीक है। अब यहाँ पर डी थीटा क्या था? एंगुलर डिफॉर्मेशन था। अब डी थीटा बाई डी टी क्या बता रहा है आपको? कि टाइम के साथ साथ ये एंगल कितना चेंज कर रहा है, ठीक है। इट विल रिप्रेजेंट यू रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है। इट विल गिव यू रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। बुझाया? चलो, आपको ये सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, ए वालों के लिए इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। देन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, दिस इज, इसको ए मार्क कर लेना, इस टॉपिक को ए मार्क करके इसका टॉपिक डाल लेना, एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है। देन बी, इट विल बी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इन न्यूटन ने कहीं नहीं छोड़ा, हर जगह लॉज दिए हैं अपने, देख लो। ठीक है, एक एप्पल ने देख लो कितना नुकसान कर दिया ह्यूमैनिटी का। चलो, अब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है? न्यूटन लॉ कुछ नहीं बोलता, ए क्या मार्क करना है सर? ए में लिखना है एंगुलर डिफॉर्मेशन, इसका नाम इस टॉपिक का, ठीक है। और न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन ने क्या बोला? बोलता है जो शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं ना, जो शियर स्ट्रेस अप्लाई होता है फ्लो की वजह से, बेसिकली शियर स्ट्रेस ही अप्लाई हो रहा है ना दो अलग अलग लेयर्स के बीच में, ठीक है। या फिर जो इनिशियल कंक्रीट का चैनल है, बेड है, उससे वाटर के अगर मैं कंपेयर करूं तो उसके बीच में एक शियर स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है ना। तो ये जो शियर स्ट्रेस है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है। जिस रेट से एंगुलर डिफॉर्मेशन चेंज होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा शियर स्ट्रेस अप्लाई होगा लेयर्स के बीच में, ठीक है। इसने ये बोल दिया, तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी यू बाई डी थीटा बाई डी टी से, तो इट विल ऑल्सो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई, ठीक है। अभी डी यू बाई डी वाई क्या है यहाँ पे? डी यू बाई डी वाई क्या बताता है आपको? चेंज इन यू क्या है? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइट, कि जैसे जैसे मेरी हाइट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वेलोसिटी कितनी चेंज कर रही है, ठीक है। तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई, इसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। डेल यू बाई डी वाई को, डी यू बाई डी वाई को हम वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं, कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज कर रही है, या फिर हाइट के साथ साथ कैसे चेंज कर रही है वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां से जब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट दे दूंगा म्यू, तो यहां पर म्यू क्या है? इट इज नथिंग बट विस्कोसिटी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या फिर एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, ठीक है, या फिर डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। दो तरह की विस्कोसिटी आएंगी, एक डायनेमिक एक काइनेमेटिक। तो डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू है आपका, ठीक है। अब देखो ये जो इक्वेशन है, ये कैसी इक्वेशन है? y इक्वल टू mx की इक्वेशन है ये, ठीक है, जैसे हमने सॉइल में पढ़ी थी, याद है? शीयर स्ट्रेस की इक्वेशन, टो इज इक्वल टू सिग्मा एक्स टेन फाइव इन केस ऑफ कोएजनलेस सॉइल्स, ठीक है। वहां C0 हुआ करता था, टो इज इक्वल टू सिग्मा इन टेन फाइव।
वहां पे 10 फाइव क्या होता था, स्लोप हुआ करता था। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अगर इसमें कर्व बनाओ इसका, तो कर्व में y एक्सिस में आएगा टो, x एक्सिस में आएगा डी यू बाई डी वाई, और जो इसका स्लोप होगा इस कर्व का, दैट विल बी म्यू, यानी कि विस्कोसिटी। कौन सी विस्कोसिटी? डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, और जो जो भी मटेरियल, जो भी फ्लूइड इस लॉ को फॉलो करेगा, न्यूटन के लॉ को, उसको न्यूटन अपना नाम दे देगा, उसको वो कहेगा न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, तो न्यूटोनियन फ्लूइड कौन से हैं? जो न्यूटन लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए वाटर है, मरकरी है, पेट्रोल है, एयर है, ठीक है, केरोसिन है, ये सारे जो है न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं। ठीक है, इस लॉ को फॉलो करते हैं वो। तो वाटर हम पढ़ेंगे यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में, बेसिकली हमारी जो स्टडी है वो वाटर की है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन गॉडफादर इक्वेशन है, बहुत सारी इक्वेशन यहीं से डिराइव होंगी, इसी को यूज करेंगे हम पूरे लास्ट तक। गॉट इट? अब हमने एक डायनेमिक विस्कोसिटी पढ़ी, एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी पढ़ते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट विल स्टडी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट इज नथिंग बट न्यू बाय रो। न्यू क्या है? डायनेमिक विस्कोसिटी। इसको जब मैं डेंसिटी से डिवाइड कर दूंगा, देन आई विल गेट काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये बिल्कुल सेम चीजें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी भी। पेट्रोल, एयर, केरोसिन, लॉ एक बार रिपीट करो। लॉ में कुछ नहीं है, इसका जो न्यूटन लॉ है ये बोलता है कि जो शियर स्ट्रेस है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, या फिर रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी अभी हमने प्रूव करा है डी यू बाई डी वाई के इक्वल होता है। Got it? ये डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी हम सॉइल में भी पढ़ चुके हैं एक बार को। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी देख चुके हैं, वहां पे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी किए थे। स्ट्रोक्स लॉ के जितने भी न्यूमेरिकल थे जो हमें सेटलिंग वेलोसिटी देते थे, वहां पे एक फॉर्मूला मैंने रो की मतलब म्यू की टर्म में लिखवाया था, एक न्यू की टर्म में लिखवाया था। जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर ओवर 18 म्यू, याद है? चलो, अच्छा यूनिट्स की भी बात कर लेते हैं एक बार। वो यूनिट तो हमने देखी नहीं ऊपर, चलो अब देख लेते हैं। पहले म्यू की बात कर लेते हैं, म्यू की यूनिट्स क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो म्यू क्या था? बेसिकली एक कोरिलेशन हमने पढ़ा था, जो टो इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। हाँ, मरकरी न्यूटोनियन है। जो भी फ्लो करने में रेजिस्टेंस देगा ना, ठीक है, और लीनियर रेट पे देगा, वो सब न्यूटोनियन है। बताऊंगा कुछ एक एक्सेप्शन है, इसके भी फ्लूइड के बारे में बात करेंगे, कोई कौन सा क्या फ्लूइड है। ठीक है, तो टो इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, तो यहाँ से म्यू क्या आ जाएगा? टो डिवाइड बाई डी यू बाई डी वाई। ठीक है, मैं इसका लिख सकता हूँ। ठीक है, टो क्या होता है? शियर स्ट्रेस। स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आपकी मर्जी, जो मर्जी दे दो। डी बाई वाई क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? मीटर में होगी, है ना? या लेंथ होगी बेसिकली। डी यू क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की क्या यूनिट होगी? इट विल बी मीटर पर सेकेंड। मीटर से कटता है मीटर, तो क्या आएगा? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट इट एज पास्कल, तो इट विल बी पास्कल सेकेंड। ठीक है, पता है ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल बोलते हैं, पहले बताया था। डन, वहां पे भी यूनिट्स वगैरह सब चीज करवाई थी उन दो।
ठीक है, तो ये पास्कल सेकंड में आ जाएगी। अगर मैं बात करूंगा न्यूटन की टर्म में, ठीक है, न्यूटन किसकी यूनिट होती है? मास की यूनिट होती है, वेट की यूनिट होती है ना? हाँ, डी यू है चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट कैसे बता देगा? डी क्या होता है? डेरिवेटिव। ठीक है, यानी कि चेंज। रेट तब हो जाता है जब डिवाइड बाय dt हो जाता है, कि टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है, दैट इज रेट। जिस चीज के भी डेल बाय डेल टी करते हो ना, वो रेट बन जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो वैसे बता रहा हूँ। ठीक है, न्यूटन बताना किसकी यूनिट होती है, वेट की के मास की? वेरी गुड, ये वेट की टर्म में है, ये जो फॉर्मूला है ना पास्कल सेकेंड। अगर मैं मास की टर्म में अगर कोई मेरे से पूछे, ठीक है, अगर आपको इसकी डायमेंशन देनी हो, ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस भी अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में ही। तो डायमेंशन बेसिकली होती क्या है? मास, लेंथ और टाइम की टर्म में होती है ये। ठीक है, एमएलटी। ठीक है, मास, लेंथ और टाइम की टर्म में होता है एमएलटी, डायमेंशन अगर देनी हो आपको। ठीक है, तो अगर मैं इसको मास की टर्म में देखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? जैसे पास्कल सेकेंड है ना, म्यू की यूनिट पास्कल सेकेंड। पास्कल क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन क्या है? इट इज वेट। अगर मैं इसको मास की टर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं इसको क्या लिखूं? जल्दी बताओ क्या लिखूं मैं इसको? वेरी गुड। डब्ल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं? एम इंटू जी लिख सकता हूं। मास इंटू ग्रेविटी। मास की यूनिट क्या हो जाएगी? केजी। या फिर इस न्यूटन को मैं केजी में कन्वर्ट करूं डायरेक्टली, नॉर्मल सी बात है, तो केजी पर मीटर स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। ये तो हो गया मास में कन्वर्ट, लेकिन जी साथ में लगेगा। जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? कोई बताएगा? व्हाट इज एक्सेलरेशन? वेरी गुड, न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हर किसी को ये याद नहीं रहती चीजें। ठीक है, हम बचपन से पढ़ते आते हैं, लेकिन हम कभी कॉन्शियस नहीं होते इन सब चीजों के लिए कि चल क्या रहा है एक्चुअली। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, अब ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है? डीवी बाई डी टी होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड। और डिवाइड बाय इसको अगेन डेराइव करना, डेरिवेट करना होता है विद टाइम, जहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो केजी पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो हमारा हिसाब हो गया एमजी का। इंटू सेकंड एक और आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस सेकंड से कट गया सेकंड, इससे कट जाएगा ये मीटर। ठीक है, देन व्हाट इट विल बी? इट विल बी केजी पर मीटर सेकंड। अगर मैं इसको डायमेंशन में कन्वर्ट करना चाहूँ, मास, केजी क्या है? मास है बेसिकली, और बाय मीटर क्या है? लेंथ है, सेकंड क्या है? टाइम है। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन क्या बनेगी? एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ठीक है, इट इज द डायमेंशन फॉर डायनेमिक विस्कोसिटी। केजी पर मीटर कहाँ? एम को नहीं लिखा है यार, एम तो बस एक केजी है एम। ठीक है, ये इसके स्क्वायर बाय में था ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक ऑलरेडी था। ये वन बाय मीटर स्क्वायर अलग लिख देता हूं मैं। अब ठीक है, ये बेसिकली एम के सिस्टम में है ये वाली वैल्यू। ठीक है,
काइनेमेटिक विस्कोसिटी देख लेते हैं क्या होती है यूनिट इसकी। ये न्यू है, ठीक है, इट इज न्यू बाय रो। न्यू की यूनिट रख देते हैं ये वाली केजी पर मीटर सेकेंड, डिवाइड बाय रो क्या होता है केजी पर मीटर क्यूब, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। केजी से केजी काट दो, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा, इट विल बी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये तो एमकेएस में है। सीजीएस में क्या हो जाएगी यूनिट, सीजीएस में हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एमकेएस होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। सीजीएस में हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसी को बोलते हैं वन स्ट्रोक, ठीक है, इसको बोलते हैं वन स्ट्रोक। एक सेंटीमीटर पर सेकेंड को, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड को सॉरी, एक स्ट्रोक बोलते हैं। बोलते हैं ना इतने स्ट्रोक इंजन, ये वही है। डन। Now we'll study effect of temperature and pressure on viscosity। कि टेम्परेचर का और प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा विस्कोसिटी पे। ठीक है, सबसे पहले तो टेम्परेचर इफेक्ट देख लेता हूँ। ठीक है, टेम्परेचर इफेक्ट क्या होगा, फिर प्रेशर इफेक्ट देखेंगे क्या होगा लिक्विड के केस में और गैस के केस में, दोनों में होता है। ठीक है, पहले देखते हैं न्यू पे क्या इफेक्ट आएगा, डायनामिक विस्कोसिटी पे। अच्छा, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो विस्कोसिटी बताना क्या करेगी, बताओ जरा, विस्कोसिटी क्या करेगी, डायनामिक विस्कोसिटी। वेरी गुड, इट विल डिक्रीज। ठीक है, एग्जाम्पल, अब विस्कोसिटी बेसिकली है क्या, रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, रेजिस्टेंस नापने के लिए क्या करना है, कोई भी फ्लूइड लो, उसमें एक चम्मच डालो, उसको पकड़े घुमाना शुरू कर दो। अगर उसमें कम एनर्जी लग रही है इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी कम है, अगर उसको ज्यादा एनर्जी लग रही है इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। ठीक है, अब इसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आप वापस वो जलेबी वाली चाशनी ले लो। ठीक है, उसमें पहले तो वो ठंडी थी जब, ठीक है, जब उसका टेम्परेचर कम था उसमें आपने स्टिर करना शुरू किया तो उसमें एनर्जी लग रही थी थोड़ी सी। फिर क्या किया आपने, उसको गर्म करना शुरू कर दिया। जैसे उसको गर्म करोगे आप, अब अगर स्टिर करोगे तो एनर्जी कम लगेगी कि ज्यादा लगेगी, वेरी गुड, लेस एनर्जी लगेगी इसलिए। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा विस्कोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, गॉट इट। ये ऐसा क्यों हो रहा है, बेसिकली अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो आपकी कोहेसिव फोर्सेस है ना, कोहेसिव फोर्सेस जो है वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, कोहेसिव फोर्स डिक्रीज कर जाएगी। बेसिकली चीज के पीछे फंडा चल क्या रहा है, दो मटेरियल थे, ठीक है, पक्के दोस्त, ठीक है, बंद आ गया। अच्छा, ले आओ फिर जाके। तो क्या होता है देखो, दो पार्टिकल्स हैं, इसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स इंटरेक्शन है वो अच्छी खासी है, दो दोस्त हैं आपस में। ठीक है, अब क्या हुआ, बाहर से एनर्जी सप्लाई होनी शुरू की।
ठीक है, आपने हीट डालना शुरू कर दिया यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, ये एक दूसरे को पकड़ के रखने की बजाय इसको काउंटर करने की बजाय इसके इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ काम करेंगे। ठीक है, तो इनके बीच का ये बॉन्ड हो जाता है वीक जब हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से अब इनके बीच में जो ऑलरेडी एनर्जी हुआ करती थी वो डिक्रीज कर जाएगी और इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। समझ रहे हो, एनर्जी वीक पड़ जाएगी तो कोहेसिव फोर्सेस कम हो जाएगी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाती है। फिर बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, म्यू इज इक्वल टू म्यू बाय रो। ठीक है, जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो म्यू क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और डेंसिटी क्या करेगी बताना, डेंसिटी क्या करेगी, कल पढ़ा था हमने, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी ऑब्वियसली डिक्रीज करेगी, उसी चाशनी का एग्जांपल दिया था मैंने, वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो वो उसकी डेंसिटी डिक्रीज कर देगी, डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो हम इजीली उसमें स्टेयर कर सकते हैं उसको तो विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो इस चक्कर में जो नेट म्यू है इट विल डिक्रीज। ठीक है, म्यू जो है डिक्रीज कर जाता है, ऑल्दो ये डिक्रीज कब करेगा, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ म्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी। समझ रहे हो ना, क्योंकि न्यूमरेटर डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब न्यूमरेटर बढ़ना चाहिए। ठीक है, और न्यूमरेटर डिक्रीज कर रहा है तो ये घटना चाहिए। तो दोनों फैक्टर्स है यहाँ पे, एक इसको बढ़ा रहा है घटा रहा है, लेकिन घटाने वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए तब नेट जो है वो घटेगा। समझ गए ना इस चीज को। तो यहाँ पर डोमिनेट कौन सा इफेक्ट करेगा, विस्कोसिटी का इफेक्ट डोमिनेट करेगा, डेंसिटी का इफेक्ट डोमिनेट नहीं करेगा। हाँ, लोकल अट्रैक्शन आ गई, बाहर से कोई एनर्जी सप्लाई हुई ना। ठीक है, एक्सटर्नल एनर्जीज कुछ भी हो सकते हैं, वो लोकल अट्रैक्शन भी हो सकती है चलो, अब गैस के केस में बात करते हैं। ठीक है, तो गैस के केस में जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, ठीक है, पहले म्यू की बात करते हैं, जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा उनकी रैंडमनेस इंक्रीज कर जाएगी, रैंडमनेस इंक्रीज करेगी, ठीक है, तो पार्टिकल दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पार्टिकल क्या करेंगे, दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे, उनकी डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, डेंसिटी डिक्रीज करेगी फिर भी म्यू इंक्रीज करेगा। क्यों है ऐसा, ठीक है, इसको समझने के लिए आप समझो एक हॉल है। ठीक है, इस हॉल में 500 बच्चे हैं। ठीक है, 500 किड्स आर देयर, और वो रैंडमली इधर उधर भाग रहे हैं, कोई किधर भाग रहा है कोई किधर भाग रहा है। ठीक है, पहले तो वो भाग रहे हैं बिल्कुल धीरे धीरे चल के जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल धीरे चल के जा रहे हैं, इधर उधर कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है। और जब ये धीरे चल के जा रहे हैं, मैं आपको बोलूं, मान लो 500 मैं ऊपर से देख रहा हूँ, ठीक है इनको, ठीक है, तो अब मैं अगर आपको बोलूं आपको यहां से स्टार्ट करना है और यहां तक भाग के जाना है। ठीक है, जब बच्चे बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं तो आप क्या करोगे, आराम से बचते बचाते यहाँ पर पहुंच जाओगे। लेकिन अब ये बच्चे पागलों की तरह भाग रहे हैं मान लो, ठीक है, बहुत तेज तेज भाग रहे हैं, नंबर इनका वही है बिल्कुल सेम, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, रेंडमनेस इंक्रीज कर गई, इनकी वेलोसिटी बढ़ गई इधर उधर भागने की, बहुत तेज तेज भाग रहे हैं। अब आपको यहां से यहां जाना है, ठीक है, तो आपकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप दूसरे से टकरा जाओगे और आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और आप गिर जाओगे नीचे। समझ रहे हो, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा डिग्री ऑफ रेंडमनेस इंक्रीजेस। ठीक है, रेंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या होगा जो आपका रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि आप कहीं टकरा जाओगे किसी से, आपकी वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी। इस वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा तो म्यू की वैल्यू बढ़ जाती है इन केस ऑफ गैसेस। ठीक है, अब बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की।
ठीक है, न्यू की बात करते हैं, अभी तक न्यू की बात कर रहे थे। अब देखो न्यू क्या होता है, म्यू बाय रो। टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से म्यू क्या करेगा, बढ़ जाएगा। और गैस के केस में जो टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी थी आपकी वो ऑलरेडी डिक्रीज कर रही थी, क्योंकि एक दूसरे से दूर दूर तो भागेंगे लेकिन कई इधर उधर भाग रहे होंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, न्यूमरेटर इंक्रीज कर रहा है, डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है, तो न्यू की जो वेरिएशन होगी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी, न्यू एज कम्पेयर टू म्यू। न्यू जो है उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट होगा विद चेंज इन टेम्परेचर। समझ आ गया। अब यही बात करते हैं प्रेशर की। लिक्विड गैस, ठीक है, लिक्विड के केस में क्या होगा, अगर मैं बात करूं डायनेमिक विस्कोसिटी की, म्यू की, ठीक है, तो जैसे मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा, लिक्विड के केस में हमने देखा था, याद करो आप बिल्कुल कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्रेशर अगर चेंज होगा तो वाटर पे क्या इफेक्ट आना है, हमने देखा था बहुत नेग्लिजिबल इफेक्ट आया था। ठीक है, तो जब प्रेशर इंक्रीज करेगा, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होने से डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता, लिक्विड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, तो म्यू जो होगा इट डजेंट चेंज। ठीक है, म्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करें, प्रेशर बढ़ेगा, म्यू बाय रो, म्यू में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, और डेंसिटी भी चेंज नहीं करती इनकम्प्रेसिबल की वजह से। ठीक है, तो यहां पर भी नेट चेंज क्या है, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, मैं बात करूं गैसेस की, म्यू की बात करते हैं, प्रेशर जैसे इंक्रीज करेगा, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करने से आप कुछ नहीं कर रहे, इसको इसी तरीके से समझो, वो जो होल था जिसमें 500 बच्चे थे, आप इस होल की डायमेंशन छोटी कर दिया आपने और कुछ नहीं किया। ठीक है, इस होल की डायमेंशन छोटी कर दिया आपने, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो आप इस तरफ से, ठीक है, लेकिन वो अपनी जगह पे ही रहेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं कहूँ आपको यहाँ से यहाँ तक भाग के जाना है, वैसे डिस्टेंस कम हो गया, बाकी ओरिएंटेशन बिल्कुल वही चल रही है, तो यहाँ पर म्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, देयर विल बी नो चेंज इन म्यू वैल्यू। ठीक है, और बात करते हैं न्यू की, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। काइनेमेटिक क्या होती है, म्यू बाय रो। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे म्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, देख लिया हमने, लेकिन डेंसिटी क्या करेगी गैस की, प्रेशर बढ़ाने से, सॉरी, प्रेशर इंक्रीज करने से डेंसिटी क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है, कल हमने पढ़ा था, सॉरी इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है ना डेंसिटी। याद करो, मैं अभी वही एग्जांपल दे रहा था सिलेंडर वाला। ठीक है, तो वही है, सिलेंडर में क्या होता है, बेसिकली हम प्रेशर लगाते हैं, डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है, वॉल्यूम कम हो जाती है, तो विस्कोसिटी क्या करेगी, अगर ये डेंसिटी इंक्रीज करेगी, विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज, काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिक्रीज। गॉट इट। हो गया। अब देयर इज ए फालतू आर्टिकल छोटा सा, इस पर नोट कर लो फटाफट। Linearization of Newton's law of viscosity. तो अब न्यूटन लॉ क्या कहता था, टॉ इज इक्वल टू म्यू डेल यू बाई डेल वाई, जब भी बाउंड्री होती थी ऐसी। ठीक है, मैंने क्या कहा था, बिल्कुल छोटा सा पोर्शन हम यहाँ पे लेंगे, अगर इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये एक लीनियर पोर्शन बनेगा।
ठीक है, लाइन पोर्शन बनेगा जहां से हमने इसकी डेरिवेशन करी थी। तो जब मैं इस y को जब dy बहुत छोटा होगा बिल्कुल इस बाउंड्री पे, ठीक है, अगर मान लो ये h है, तो जहां पर h टेंड करेगा जीरो को या फिर y टेंड करेगा जीरो को, वहां पर dy की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएगी, ठीक है। व्हेन या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं, एट y टेंड्स टू जीरो, ठीक है, टो इज इक्वल टू म्यू डी बाई डी वाई एट वाई टेंड्स टू जीरो। वहां पर जो टो है, इसको मैं टो नोट लिख देता हूँ, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू म्यू इंटू वी बाई एच, ठीक है। इसको लीनियराइज कर दिया मैंने, पहले इसको डेरिवेटिव फॉर्म में लिखा था, बस यहाँ पे इसको, अब डी यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट वेलोसिटी लिख दिया। डी वाई क्या है, चेंज इन डिस्टेंस, मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्टली डिस्टेंस की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो बस इसको लीनियराइजेशन बोल देते हैं हम, कुछ नहीं है, बकवास है ये। हो गया। Okay. चलो, अब ना वैसे एक दो प्रॉब्लम आती है कभी कभी ना, ऐसे होता है कि आईएएस वगैरह के पेपर में ना जो प्रॉब्लम आती है वो स्टैंडर्ड रिजल्ट हो जाते हैं, फिर वो बहुत सारे एग्जाम पूछने लगते हैं। तो उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो दिस इज ए बाउंड्री, एक बाउंड्री कंडीशन दे रखी है अपने को, ये दोनों तरफ फिक्स बाउंड्रीज है, इसके बीच में एक शाफ्ट है, ठीक है, ये शाफ्ट रोटेट कर रही है एट सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। नोट करने में, नोट किया नहीं आपने? आराम से नोट कर लो। बता देना करके, है ना। कौन कौन है क्लास में? विनय कुमार जी, आप पहले भी थे या अभी आए हैं आप? चलो, सबको समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? अच्छा, थे पहले भी। ओके, या तो मैं बहुत टाइम बाद देख पाया तो। चलो, देखो बेसिकली ये एक फ्लूइड है और ये बाउंड्री कंडीशंस दिखा रखी हैं। ये आप मान लो ये कंडीशन कुछ ऐसी है कि दोनों तरफ बाउंड्रीज है, वाटर फ्लो कर रहा है किसी भी क्लोज सरफेस से, जैसे ऊपर भी एक बाउंड्री है, नीचे भी एक एक्वीफर है मान लो, ठीक है, ऊपर भी बाउंड्री है नीचे भी बाउंड्री, इसके बीच में एक शाफ्ट है, ठीक है। ये शाफ्ट जो है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव करवानी है, ठीक है, मूव करवानी है किसी भी डिजायर्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी से, एंगुलर वेलोसिटी से, सॉरी, ठीक है। ये एच डिस्टेंस दूर है यहाँ से, ठीक है, बाउंड्री से एच डिस्टेंस दूर है। तो कह रहा है व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रही है तो पावर कंज्यूम क्या होगी, व्हाट विल द पावर कंज्यूम। तो पावर जो होगी इट विल बी नथिंग बट कितना टॉर्क लगा इनटू एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ठीक है, टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी,
ठीक है, अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्टली नहीं दी होगी तो नंबर दिया होगा उसका, कितने आरपीएम की है। ठीक है, ये शाफ्ट कितने आरपीएम से मूव कर रही है। ठीक है, आरपीएम दे देगा आपको, तो उस केस में टू ओमेगा में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n/60 करना होता है वहां पे। समझ आ गई विक्रम जी सिचुएशन? ये दोबारा बताऊं? सिचुएशन में ये है कि एक शाफ्ट है, वो दो बाउंड्रीज के बीच में मूव कर रही है। कन्फाइंड किसके बीच में है, कोई भी लेयर्स है यार दो, जैसे आपके चैनल का बेड होता है ना, किसी भी इरिगेशन चैनल का बेड है मान लो, वैसे ही उस पे एक कवरिंग भी कर रखी है आपने, ऊपर से टॉप मोस्ट कवरिंग भी कर रखी है। ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक में है, अभी याद रखना हम स्टैटिक्स ही पढ़ रहे हैं अभी सारा। दो लेयर्स के बीच में एक शाफ्ट पड़ी हुई है, उस शाफ्ट को रोटेट करना है। ठीक है, देन व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड। ठीक है, तो पावर जो होगी इट विल बी टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, वेयर एंगुलर वेलोसिटी अगर आपको नहीं दी है तो आपको एन की टर्म में दिया होगा, कितने आरपीएम की मशीन है, कितने आरपीएम से मूव करती है। आरपीएम इज नथिंग बट रोटेशंस पर मिनट, कि एक मिनट में मान लो वो 600 रोटेशन करती है मशीन, तो वो 600 आरपीएम हो गया। तो 2 पाई 600/60 करोगे ना, तो 20 पाई हो जाएगा उसका ओमेगा। ठीक है, चलो। तो टॉर्क क्या होता है आपका, टॉर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कितनी फोर्स चाहिए इसको सेंटर में, इनटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इट विल गिव यू टी वैल्यू। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी द रेडियस। ठीक है, एफ इंटू आर इंटू ओमेगा। फोर्स क्या होती है, इट इज नथिंग बट शियर स्ट्रेस इंटू एरिया इंटू आर इंटू ओमेगा। ठीक है, जो टी है आपका, इट इज नथिंग बट टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स क्या होती है, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। डन। तो यहां से शियर स्ट्रेस जो है इसको मैं लिख देता हूं न्यूटन लॉ के लिनियराइजेशन से, म्यू इंटू वी बाय एच इंटू एरिया क्या हो जाएगा, इस शाफ्ट का कितना एरिया वाटर के टर्म में है, आर रेडियस है यार, इस शाफ्ट की कितनी रेडियस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ना सेंटर से वो, मान लो क्रॉस सेक्शन देख रहा हूं मैं, इसको सामने से देख रहा हूं मान लो, तो इस एक्सिस के अबाउट मूव करेगी, पोलर एक्सिस के अबाउट। तो फोर्स कितनी लग रही है इनटू कितना डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, इट विल गिव यू टॉर्क। तो एरिया इस शाफ्ट का वाटर के कांटेक्ट में कितना है, जो भी इसका बाहर का सरफेस एरिया होगा ना, ये वाला जितना एरिया होगा इसका, इट विल बी इन कांटेक्ट विद वाटर। तो ये वाला एरिया कितना हो जाता है, इट इज नथिंग बट सिलेंडर का एरिया 2 पाई r h। ठीक है, यार लेंथ मान लो अगर इसकी l है, सपोज इट इज l लेंथ, तो ये l के बराबर हो जाएगा इंटू आर इंटू ओमेगा। अब जो यहां पर v है, ठीक है, अगर ये नॉर्मल वेलोसिटी होती, ठीक है, मान लो नॉर्मल वाटर फ्लो कर रहा होता, देन इट कुड हैव बीन v वेलोसिटी, बट यहाँ पे रोटेशन हो रही है। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, r इंटू ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा इंटू भाई एच भी है 2 पाई r l इंटू आर इंटू ओमेगा। ए वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, जे वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी यहाँ से कोई क्वेश्चन यूजली आएगा नहीं। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, इसके डायरेक्ट रिजल्ट से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इट विल बी 2 पाई, एक ओमेगा इधर एक ओमेगा इधर, ओमेगा स्क्वायर और आर, आर और आर, आर क्यूब एल डिवाइड बाय एच, इट विल बी द वैल्यू ऑफ पावर रिक्वायर्ड। हो गया।
टू पाई ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब एल बाय एच। ओ सॉरी, म्यू भी आएगा, म्यू भी आएगा, म्यू से मल्टीप्लाई करने के अंदर टू पाई म्यू कर लेना। डिटरमाइन टॉर्क रिक्वायर्ड ये मान लो एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री से h डिस्टेंस दूर हम एक वर्टिकल शाफ्ट घुमा रहे हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। और क्वेश्चन पूछा कैलकुलेट द टॉर्क रिक्वायर्ड। पहले पावर रिक्वायर्ड था, यहाँ पे टॉर्क रिक्वायर्ड है, तो एक स्टेप बच जाएगा बस हमारा ऊपर वाला। अब यहाँ पे एरिया इन कॉन्टेक्ट ये वाला एरिया होगा बेस का एरिया, ठीक है, याद रखना बेस का एरिया जो होगा दैट विल बी इन द एरिया, दैट विल बी एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, चलो करें सॉल्व। तो यहाँ पे जो टॉर्क होगा डी टी इट विल बी नथिंग बट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम क्या कर रहे हैं इसमें, बेसिकली हम करेंगे क्या, एक एरिया ले लेंगे, ठीक है, एक स्ट्रिप ले अज्यूम कर लेते हैं डी आर विड्थ की, और जो कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे है मान लो, ठीक है। फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से लेके बाहर के कैपिटल आर तक, ठीक है। तो फोर्स क्या होती है, फोर्स इज शीयर स्ट्रेस इनटू एरिया इनटू आर वैल्यू, got it? Then it will be mu into एक मिनट वेट करना है ना, तो इट विल बी म्यू इंटू वी बाई एच इंटू एरिया क्या हो जाएगा टू पाई आर डी आर, ठीक है। एरिया विल बी टू पाई आर डी आर इंटू अगेन आर, म्यू इंटू अगेन आर ओमेगा by h 2 pi r dr into r। तो t will be equal to dt, it will be equal to mu omega by h 2 pi को ऐसे रख लेते हैं, और क्या बचेगा r क्यूब dr। अब बस अपने को टॉर्क निकालने के लिए एरिया कुछ नहीं किया हमने, जीरो से आर डिस्टेंस पे, ठीक है, ये सरकमफ्रेंस कितनी हो गई, इट इज टू पाई आर, ठीक है, इनटू ये विड्थ कर दी मैंने, ठीक है। अगर मैं इसको बीच में से कहीं यहाँ पे कट मार के, बीच में से यहाँ पे कट लगा के इसको एक्सपेंड करता हूं, ठीक है, तो अगर इसकी लेंथ टू पाई आर है, ठीक है, अंदर से सरकमफ्रेंस टू पाई आर हो जाएगी ना, इनटू ये वाली थिकनेस जो है डी आर थिकनेस की स्ट्रिप थी ये, ठीक है। तो इसका एरिया लूंगा अगर मैं इसका, तो क्या बनेगा टू पाई आर डी आर बनेगा, समझ गए कभी जी। चलो इसका भी वैसे डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, बाकी सब लोग ए वालों को रहने दें। तो बस अब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, ठीक है, टी मिल जाएगा हमें टू पाई म्यू ओमेगा बाय एच एज इट इज। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, अब हमने स्ट्रिप ली थी डी आर विड्थ की आर लेंथ पे, लेकिन अपने को कहां से कहां तक जाना है, जीरो से लेके कैपिटल आर तक जाना है। कैपिटल आर वाज द रेडियस, ठीक है, इस वर्टिकल शाफ्ट की रेडियस जो थी दैट वाज कैपिटल आर। तो जीरो से आर जाएंगे हम, इसको आर क्यूब डी आर को इंटीग्रेट करेंगे, देन व्हाट आई विल गेट, विल गेट टू पाई म्यू ओमेगा बाय एच इंटू आर टू द पावर 4/4, ठीक है। Here you will get pi mu omega
r to the power 4 divided by 2h, it will be the value of t. ठीक है, ओमेगा अगर दिया हो एज इट इज तो ठीक है, नहीं तो आपको एन की फॉर्म में दिया होगा, आरपीएम की फॉर्म में। डन, नोट कर लो जल्दी से, नहीं तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जेई में थोड़ा मुश्किल है, एई में तो आ सकता है। देखो एन इज आरपीएम, ठीक है, रोटेशन पर मिनट हो गए, आपको दिया होगा। ठीक है, तो आपको ओमेगा के लिए क्या करना पड़ेगा, 2πn/60 करना पड़ेगा। ठीक है, इसका कंसेप्ट कुछ ऐसे निकलता है, इधर एंगुलर जो रोटेशन है ना, जो ये ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी, वो होता है कि मान लो एक रेफरेंस लेवल ले लेते हैं हम, अभी हम 0 टाइम पे यहाँ पे हैं। ठीक है, तो इन ए पर्टिकुलर टाइम मैं कितना ये वाला डिस्टेंस मतलब कितना एंगल कवर कर रहा हूँ, दैट इज ओमेगा। ठीक है, और अगर मैं इस आरपीएम का कंटेक्स्ट निकालूं यहाँ से, तो इसका मतलब ये है कि मैं 1 मिनट में कितने रोटेशन लगाता हूँ। ठीक है, तो मान लो एक रोटेशन के लिए मेरे को लगेगा 2π टाइम। ठीक है, 180। तो चक्कर रहता है इसका, डिस्टेंस पे स्पीड रखना पड़ेगा। चलो मैं देखूंगा अच्छे से पहले, वो तो अब भी जाएगा लेकिन टाइम लगेगा, कोई नहीं, फिर देख के बताऊंगा आपको। चलो अगला एक और आर्टिकल है, ये काफी बार आ चुका है, वैसे तो तीनों आ चुके हैं, तीनों में से ये वाला सबसे प्रोमिनेंट है। ठीक है, ये दो रिजिड बाउंड्रीज है और दोनों के बीच की स्पेसिंग कैपिटल एच है। मान लो दिस इज वाई डिस्टेंस और ऊपर अलग फ्लूइड है μ1 डेंसिटी का, नीचे अलग फ्लूइड है μ2 डेंसिटी का, इसके बीच में एक प्लेट पड़ी है। ठीक है, और इस प्लेट को मैं v वेलोसिटी से पकड़ के खींच रहा हूं। ठीक है, v वेलोसिटी से पकड़ के इस प्लेट को मैं खींच रहा हूं। गॉट इट? तो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बोलता है डिटरमाइन v, सॉरी डिटरमाइन y, ये y डिस्टेंस, सो दैट ड्रैग फोर्स इज सेम ऑन बोथ साइड ऑफ प्लेट। ये ड्रैग फोर्स है, जो हम ऊपर फोर्स कर रहे थे ना, ये ड्रैग फोर्स है बेसिकली। जैसे कि हम इसको क्या लिखते थे, शेयर इनटू एरिया, है ना, शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया। तो मान लो ये प्लेट मैं ऊपर से दिखाऊंगा अगर आपको, ठीक है, तो इस प्लेट के साथ ये प्लेट जो है ना लिक्विड के साथ कांटेक्ट में है, तो लिक्विड क्या करेगा, जब ये प्लेट आगे की तरफ भागने की कोशिश करेगी तो लिक्विड क्या करेगा, इसको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, एज ए रेजिस्टेंस, तो इसके हर पॉइंट पे इस तरीके से शेयर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये शेयर डेवलप होगा तो दिस शेयर, ठीक है, इनटू ये कंप्लीट एरिया, इट विल गिव यू ड्रैग फोर्स एफडी। ठीक है, तो ये आपको ड्रैग फोर्स दे देगी। तो कह रहे हैं इस ड्रैग फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा कि दोनों साइड जो प्लेट है, मतलब ये जो प्लेट है उस पे दोनों तरफ जो ड्रैग फोर्स है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, और सेकंड पार्ट क्या बोलता है आपको, डिटरमाइन y सो दैट टोटल ड्रैग फोर्स इज मिनिमम। कह रहा है टोटल ड्रैग फोर्स जो है ना वो मिनिमम हो जाए, तो इसके लिए कंडीशन डेवलप करो। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है हमारा, पहला केस
कह रहे हैं ड्रैग फोर्स दोनों तरफ सेम हो, मतलब जो दोनों फेस पे लग रही है, मान लो एक तरफ FD1 बोल देता हूँ, दूसरी तरफ FD2 बोल देता हूँ, दोनों सेम रहनी चाहिए। फोर्स क्या होता है? शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। तो पहले पे जो शियर स्ट्रेस लगेगा इनटू पहले का एरिया, ठीक है, इनटू मतलब यही प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर क्या शियर स्ट्रेस लगेगा इनटू इसका एरिया, डिवाइड बाय प्लेट के दूसरी तरफ में जो दूसरा फ्लूइड है μ2, ये कितना शियर स्ट्रेस लगा रहा है τ2 इनटू इसका एरिया कितना होगा A2। अब क्योंकि प्लेट सेम है तो A1 और A2 दोनों बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि प्लेट सेम है, बस उसकी दोनों तरफ देख रहे हैं हम, तो A1 A2 दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से कट भी जाएंगे मान लो। तो 1 इज इक्वल टू τ2, टो क्या होता है? इट इज नथिंग बट म्यू, पहली लेयर का μ1, ठीक है, इनटू जितना वेलोसिटी में डिफरेंस है, मान लो ये अभी किस वेलोसिटी से जा रही है? v वेलोसिटी से, तो नीचे वाली लेयर और v ऊपर वाली लेयर दोनों ही v वेलोसिटी से चल रहे हैं, क्योंकि एंटायर प्लेट v वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो μ1 इंटू वी डिवाइड बाय डिस्टेंस होता है dy। तो इस प्लेट का डिस्टेंस फर्स्ट लेयर से जो पहली बाउंड्री है इससे कितना है? द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेट फ्रॉम दिस फर्स्ट बाउंड्री, बताया ना। एक सेकंड रुको। कितना डिस्टेंस होगा? वेरी गुड, y डिस्टेंस होगा। तो μ1 इंटू वी बाय वाई, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू τ2 जो होगा, ठीक है, इट विल बी μ2 इंटू वी, वेलोसिटी से मूव कर रही है दोनों, v से भी कट भी जाएगा, डिवाइड बाय ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा बता ना, दूसरी तरफ का। व्हाट विल द डिस्टेंस इन एडजेसेंट साइड? μ2 वाली तरफ से कितना डिस्टेंस होगा? जल्दी बता दो, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? इट विल बी h माइनस वाई। वाई रहेगा, थिकनेस ऑफ प्लेट नेग्लिजिबल है, ठीक है, थिकनेस नेग्लिजिबल है। तो यहां से μ1 बाय वाई इज इक्वल टू μ2 बाय h माइनस वाई, h माइनस, अब इसको अरेंज करता हूँ उसमें, h माइनस वाई बाय वाई इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। यहां से क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, h बाय वाई माइनस 1 इज इक्वल टू μ2 बाय μ1, h बाय वाई इज इक्वल टू μ2 प्लस μ1 बाय म्यू, ये 1 उधर चला जाएगा, एलसीएम लेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी बाय μ1, ठीक है। तो यहां से y की क्या वैल्यू आएगी? इट विल बी h इंटू μ1 डिवाइड बाय μ1 प्लस μ2, ठीक है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, सब लोगों को याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्टली आ जाएगा। डेरिवेशन याद होती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो सीधा आंसर लिख देना। जल्दी नोट करो, फिर सेकंड पार्ट करते हैं। हो गया है, कर लिया नोट।
हो गया। अब अगले पार्ट में क्या बोल रहा है देखो, कह रहा है डिटरमाइन वाई सो दैट टोटल ड्रैग फोर्स इज मिनिमम। अब टोटल ड्रैग फोर्स क्या हो जाएगी, इट विल बी नथिंग बट Fd1 प्लस Fd2। ठीक है, दोनों को ऐड करो, इट विल बी टोटल ड्रैग फोर्स। टोटल ड्रैग फोर्स क्या हो जाएगी, μ1 v बाय वाई प्लस μ2 v बाय h माइनस वाई, इट विल बी इक्वल टू ड्रैग फोर्स टोटल। ठीक है, इनटू एरिया भी आएगा ना इस बार, A1 और A2। ठीक है, एरियाज भी आएंगे इस बार, और एरिया एल तो कॉमन है तो कॉमन लिख देता हूँ मैं, ए एरिया लिख लेता हूँ। चलो, तो जो टोटल फोर्स हो जाएगी इट विल बी, अगर मैं वी एक कॉमन ले लूँ क्या बनेगा, μ1 बाय वाई प्लस μ2 बाय h माइनस वाई इक्वल टू एफ टोटल। ठीक है, टोटल ड्रैग फोर्स जो बनेगा। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, मिनिमाइज करना है। तो मिनिमम के लिए बता दो क्या करते हैं फटाफट। किसी भी चीज के मिनिमा या मैक्सिमा निकालने के लिए क्या करना होता है हमें, बता दो। डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई और पुट कर देंगे इक्वल टू 0। करो, डिफरेंशिएशन 1 बाय वाई क्या होता है, इट विल बी इक्वल टू -1 बाय वाई स्क्वेयर। तो यहाँ से क्या बनेगा, माइनस μ1 बाय वाई स्क्वेयर। ठीक है, प्लस दोबारा एक और माइनस हो जाएगा, माइनस μ2 बाय h माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू माइनस वाई का एक और डेरिवेटिव क्या होगा, तो प्लस आ जाएगा, यानी कि इक्वल टू 0। जहां से μ1 बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू μ2 बाय h माइनस वाई का होल स्क्वायर। सॉर्टेड। और अगर मैं अंडर रूट ले लूँ तो क्या बनेगा, अंडर रूट μ1 बाय वाई इज इक्वल टू अंडर रूट μ2 बाय h माइनस वाई। तो यहाँ से h माइनस वाई बाय वाई इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट μ2 बाय अंडर रूट μ1। ठीक है, बिल्कुल सेम पहले वाली कंडीशन में पहुंच गया। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी इट विल बी नथिंग बट अंडर द रूट ऑफ μ1 h डिवाइड बाय, बस पहले क्या आया था, μ1 h डिवाइड बाय μ1 प्लस μ2। इस बार आया है रूट μ1 h डिवाइड बाय रूट μ1 प्लस रूट μ2। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, हर चीज सेम है, बस μ1 और μ2 के रूट आ गया। ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। हो गया। एक बार आता है ना, क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, एक केस दिया है, एक प्लेट है, वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये नीचे बाउंड्री है। ठीक है, बोला है डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ shear फोर्स ऑन टॉप एंड बॉटम ऑफ प्लेट्स। ठीक है, एक प्लेट ये वाली और एक प्लेट ये नीचे वाली। ठीक है, इन पे shear फोर्स निकालनी है, तो डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, तो डायरेक्शन में कुछ नहीं है। ये बीच में मैं लेता हूँ वाटर का एलिमेंट, ये जो वाटर है इसको मैं एक एलिमेंट के तौर पे दिखा रहा हूँ, और ये जो प्लेट है इसको मैं v वेलोसिटी से मूव करता हुआ दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जब ये v वेलोसिटी से इस तरफ जाने की कोशिश करेगी तो एक इस प्लेट के बॉटम पे क्या होगा,
शियर स्ट्रेस डेवलप हुआ है इसको रेजिस्ट करने के लिए, ठीक है, शियर स्ट्रेस डेवलप हुआ। इसके अगेंस्ट वाटर के इस एलिमेंट के ऊपर की तरफ डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाटर का एलिमेंट जब इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा तो इसके बॉटम मोस्ट सरफेस पे नीचे के डायरेक्शन में, इसके अगेंस्ट यहाँ पर आगे की डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपको क्या पूछा हुआ है, डायरेक्शन पूछी हुई है, तो इसके बॉटम पे तो लेफ्ट वर्ड और नीचे वाले के बॉटम पे राइट वर्ड। तो ओपन बॉटम ऑफ प्लेट्स बोला था, ठीक है। एक तो बॉटम मोस्ट प्लेट है ना, ये फिक्स प्लेट है बेसिकली नीचे वाली जो है। अगेन हम केसेस पढ़ेंगे, उसमें ये बोला हुआ है कि फ्लो इज बिटवीन फिक्स प्लेट्स, ठीक है। तो नीचे वाली भी प्लेट है जो सरफेस हमने दिखाया है ना, बीच में वाटर है, ऊपर एक मूवेबल प्लेट है, नीचे फिक्स प्लेट है, प्लेट फ्लो बोलते हैं इसको। हो गया। बस आज का एक लास्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज रियोलॉजी। बहुत क्वेश्चन आते हैं जेई में, तो प्रोमिनेंटली क्वेश्चन बहुत आता है यहाँ से रियोलॉजी से, ठीक है। रियोलॉजी है क्या बेसिकली, इट इज द साइंस या फिर ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study of different types of fluids in flow, ठीक है। अलग अलग फ्लूइड्स पे जो स्टडी है उसको हम बोलते हैं रियोलॉजी, ठीक है। रियोलॉजी जो आपके फार्मासिस्ट होते हैं ना, वो अच्छे से पढ़ते हैं रियोलॉजी को। अच्छा अच्छा, ऊपर वाले में कुछ नहीं है यार, जैसे वी वेलोसिटी ये प्लेट ही मूव कर रही है, तो इस प्लेट के बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, ठीक है, नीचे उल्टी डायरेक्शन में इसकी शियर स्ट्रेस अप्लाई होगा, ठीक है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगी ये, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में इसके अगेंस्ट। और ये क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो जो वाटर एलिमेंट होगा वाटर के टॉप मोस्ट सरफेस पे इसको अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट फोर्स डेवलप होगी, तो शियर स्ट्रेस इस तरफ पे डेवलप होगा, ठीक है। अगर टॉप मोस्ट सरफेस पे इस तरफ पे डेवलप हुआ है तो बॉटम मोस्ट सरफेस पे इससे ऑपोजिट, फिर जहां इंटरफेस अगला आया मतलब वाटर के साथ नीचे वाली लेयर का इंटरफेरेंस आएगा, वहां पे इससे ऑपोजिट शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये वी इसको इस तरफ चलाने की कोशिश कर रहा है, ये तो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये इसको इस तरफ रोकने की कोशिश कर रहा है, ये इसको इस तरफ चलाने की कोशिश कर रहा है, सारे एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं हर कॉन्टेक्ट पे, ठीक है। इसको बहुत सिंप्लीफाई करूंगा मैं, यहाँ पर दो तरह के फ्लूइड पढ़ेंगे हम। वन होगा न्यूटोनियन फ्लूइड, कौन सा होगा न्यूटोनियन, विच ओबेज न्यूटन्स लॉ, ठीक है। और नॉन न्यूटोनियन कौन सा होगा, विच डजंट ओबे,
ठीक है, न्यूटन लॉ क्या कहता है, टो इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अगर इस तरफ टो दिखाऊंगा मैं, इस तरफ में डी यू बाई डी वाई दिखाऊंगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप म्यू होगा। ये न्यूटन लॉ बोलता है। तो जो इसको फॉलो करेगा वो न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया। एग्जांपल के मैंने आपको लिखवाया था, एयर है, मरकरी है, पेट्रोल है, केरोसिन, वाटर है, सब चीजें हैं, ये सारी न्यूटन लॉ को फॉलो करती है। और कुछ हैं जो न्यूटन लॉ को फॉलो नहीं करती, विच डजंट फॉलो न्यूटन लॉ। ठीक है, ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी है बेसिकली। ठीक है, तो इसके लिए जो कंडीशन है, टो इज इक्वल टू ए इंटू डी यू बाई डी वाई टू द पावर एन, इनके लिए अलग रूल लगता है। वैसे प्लस बी भी होता है यहाँ पे। ठीक है, एक प्लस में बी हो जाता है। चलो, अब जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है ना, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हाँ, ये एक इक्वेशन लिखी है मैंने और कुछ नहीं किया विक्रम जी। ठीक है, एक इक्वेशन लिखी है, अभी समझ में आ जाएगा क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो नॉन न्यूटोनियन एक होता है टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, एक होता है टाइम इंडिपेंडेंट। एक होता है टाइम डिपेंडेंट, एक होता है टाइम इंडिपेंडेंट, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, सबसे पहले मैं देखता हूँ टाइम इंडिपेंडेंट। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, न्यूटोनियन की तो हम बात कर चुके हैं, बस नॉन न्यूटोनियन में बात कर रहे हैं। सबसे पहले देख रहे हैं टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो अब टाइम इंडिपेंडेंट के लिए याद रखना बी की वैल्यू 0 हो जाएगी इस इक्वेशन में। ठीक है, तो गवर्निंग इक्वेशन क्या बनी, टो इज इक्वल टू ए इंटू डी यू बाई डी वाई टू द पावर एन। ठीक है, अब टाइम इंडिपेंडेंट में तीन तरह के फ्लूइड आते हैं बेसिकली। ठीक है, तीन तरह के फ्लूइड आएंगे। एक का नाम होगा स्यूडोप्लास्टिक। ठीक है, सूडो नाम से पता लग रहा है, फॉल्स, सूडो। ठीक है, दूसरे का नाम होगा डाइलेटेंट। ठीक है, एक आता है चलो इसको अलग कैटेगरी में डालेंगे, इसको रहने दो। है तो ये भी टाइम इंडिपेंडेंट, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी कंडीशन अलग हो जाएगी। यहाँ पर दो ही मान लो इसी क्लासिफिकेशन, एक है सूडोप्लास्टिक, दूसरा है डाइलेटेंट। यहाँ पे इस मतलब एन वैल्यू जो है इट इज लेस देन 1। ठीक है, और यहाँ पे एन वैल्यू ग्रेटर देन 1। ए और बी क्या है, यहाँ पर बी क्या है सर, देखो वैसे तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, ए का नाम होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ठीक है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। और एन जो है ये है फ्लो बिहेवियर इंडेक्स। ठीक है, ये कांस्टेंट है कुछ। ठीक है, कुछ नहीं ना, इनको कुछ मर्जी दे दो। इनका नाम वैसे एक्चुअल ये है, बाकी कांस्टेंट है, इनका कोई मतलब नहीं है। तो स्यूडोप्लास्टिक वो फ्लूइड होगा जिसमें एन वैल्यू लेस देन 1 होगी, और डाइलेटेंट में एन वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, चलो अब अगर एन वैल्यू लेस देन 1 है मान लो, तो टॉ की इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ मैं, ए इंटू डी यू बाई डी वाई एन माइनस 1 इंटू डी यू बाई डी वाई लिख सकता हूँ मैं। इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ मैं।
और इस चीज को ना मैं बोल देता हूँ, अब देखो इसको कंपेयर करो, टो इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई, इसको मैं अपरेंट म्यू बोल देता हूँ, ठीक है, अपरेंट विस्कोसिटी, इस वाले पोर्शन को थिकनेस को, ठीक है। तो जो स्यूडो प्लास्टिक मटेरियल होगा, ठीक है, ये कैसा होगा, अगर मैं इनका ग्राफ प्लॉट करूं, ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स, ऐसा सही ग्राफ होगा ये, है ना। तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, लेकिन जो सूडो प्लास्टिक का ग्राफ होगा ना, पहले वो इंक्रीज करेगा, उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ये स्लोप है बेसिकली, स्लोप पहले करेगा इंक्रीज, देन स्टार्ट टू डिक्रीज, ठीक है। तो जो इसका अपरेंट म्यू है, इट डिक्रीजेज आफ्टर सर्टेन लिमिट, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं सूडो प्लास्टिक और shear थिनिंग फ्लूइड, ठीक है, shear थिनिंग या सूडो प्लास्टिक। और अगर मैं बात करूं डाइलेटेंट की, तो इसके केस में पहले तो ये माइनस स्लोप होता है, उसके बाद इसका स्लोप इंक्रीज करता है, म्यू अपरेंट इंक्रीज करता है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं डाइलेटेंट और shear थिकनिंग फ्लूइड, shear थिकनिंग फ्लूइड। अब सुनना, shear थिनिंग और shear थिकनिंग का कंसेप्ट क्या है। shear थिनिंग नाम से क्लियर है, जब उसको shear दोगे तो वो थिन हो जाएगा, एक ऐसा फ्लूइड जो पहले हल्का थिक होता है, लेकिन अगर आप उसमें चम्मच डाल के उसको स्टिर करना शुरू कर दो तो वो थिन होने लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल दिखाऊं, स्यूडोप्लास्टिक का एग्जाम्पल होता है ब्लड या मिल्क। ब्लड देखा है कभी, उसको थोड़ी देर भी अगर आप इसको छोड़ दो, ब्लड बैंक वाले क्या करते हैं, ब्लड को कलेक्ट करते हैं थैलियों में, ठीक है, उसको अगर थोड़ी देर भी छोड़ दो, इट स्टार्ट टू कोएगुलेट, ठीक है, गाढ़ा होने लगता है वो। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, वो उसको दबाते रहते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड है उसको आप शेयर प्रोवाइड कर रहे हो बेसिकली, तो जब उसको शेयर प्रोवाइड कर रहे हो, इट स्टार्ट टू थिन इटसेल्फ। ऐसे ही मिल्क है, ठीक है, अगर उसको स्टिर करोगे तो इट गेट्स थिनर, ठीक है, थिन वो नीचे बैठता जाएगा और जो मोटी परत है वो ऊपर होती जाएगी, चर्निंग प्रोसेस जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिससे क्रीम स्प्लिट होती है मिल्क से, ठीक है। तो बिल्कुल वही काम हो रहा है, जैसे जैसे हम उस पर शेयर अप्लाई करेंगे वो थिन होता जाएगा। एग्जाम्पल ब्लड और मिल्क, ठीक है, और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल्स। डाइलेटेंट की बात करते हैं, इट इज शेयर थिकनिंग फ्लूइड, जब इसको शेयर दोगे, जब आप उसमें चम्मच डाल के उसको घुमाओगे, इट विल स्टार्ट टू बिकम थिक, ठीक है, और डेंस होता जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ठीक है, या फिर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर, आपने शुगर को पानी में डाला और उसको पकड़ के स्टिर करते रहे, तो धीरे धीरे वो गाढ़ा होता रहता है, देखा है आपने कभी, हो जाता है ना। ऐसे ही राइस और स्टार्च सॉल्यूशन होता है एक, तो इसको जैसे जैसे आप शेयर दोगे, इट विल स्टार्ट टू थिकन इटसेल्फ, इसको बोलते हैं शेयर थिकनिंग फ्लूइड, ठीक है। एक और कैटेगरी है इसकी, आइडियल प्लास्टिक और बिंगम फ्लूइड, बिंगम प्लास्टिक भी बोल देते हैं इसको, बिंगम फ्लूइड भी बोल देते हैं, ठीक है। अब बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड की कंडीशन क्या है, ए की वैल्यू तो म्यू के बराबर है, बी की वैल्यू टो नॉट के बराबर है, और एन वैल्यू 1 है, ठीक है। अगर इस वाली इक्वेशन में, हमारी गवर्निंग इक्वेशन में, नॉन न्यूटोनियन में, अगर आप ए वैल्यू को म्यू रखोगे, जैसे टो की क्या वैल्यू है, ए इंटू डी यू बाई डी वाई टू द पावर एन प्लस बी, तो टो इज इक्वल टू बी क्या होगा, टो नॉट प्लस म्यू टाइम्स डी यू बाई डी वाई। कर्व कैसा है, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का कर्व कैसे स्टार्ट होता है, कहां से,
कुछ ना कुछ सी डिस्टेंस चल के फिर ये स्ट्रेट लाइन कर पाता है ना। तो बिल्कुल सेम वही है, कुछ ना कुछ इस तरह में टो दिखाते हैं हम, यहाँ पर कुछ ना कुछ टो नोट रहेगा। ठीक है, उसके बाद म्यू एंगल पे डी यू बाय डी वाई। ठीक है, ये इसकी यील्ड स्ट्रेस है, ये इसका यील्ड स्ट्रेस है। कुछ ना कुछ लिमिट तक तो ये स्ट्रेस शो करेगा। ये एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें आपने मान लो स्पून डाली, ठीक है, और इसको हिलाना शुरू किया, तो पहले तो ये रेजिस्टेंस दिखाएगा, लेकिन एक लिमिट तक जब आप इस रेजिस्टेंस को ओवरकम कर जाओगे, इसकी यील्ड लिमिट को ओवरकम कर जाओगे, उसके बाद यहाँ पर इजीली आप इसकी स्टीयरिंग कर सकते हो। कोई एग्जांपल देगा ऐसे फ्लूइड का जो स्टार्टिंग में हल्का थिक होता है, ठीक है, उसकी शियर स्ट्रेंथ बढ़ती जाए, मतलब एक लिमिटेड शियर स्ट्रेंथ रहेगी उसकी। पेंट नहीं, पेंट नहीं होता है ऐसा। रोज आप सुबह सुबह उठते हो, मिरर के सामने क्या करते हो? क्या करते हो? वेरी गुड। बिंगम फ्लूइड का सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है टूथपेस्ट। जो आपका टूथपेस्ट है पहले जेल फॉर्म में है, उसको आप जेल फॉर्म में लेते हो अपने टूथब्रश पे, ठीक है, ब्रश को रखते हो टीथ पे, पहले उसको मतलब शेयर प्रोवाइड करते हो। बेसिकली कर क्या रहे हो, टीथ के ऊपर शेयर प्रोवाइड कर रहे हो ब्रशेस से, ठीक है। तो धीरे धीरे करके क्या है, पहले वो जेल फॉर्म में ही लगेगा टीथ पे, ठीक है, गाढ़ा होता है पहले, धीरे धीरे करके एक लिमिट के बाद उसकी वेलोसिटी जब उसकी कम होती है, देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और उसके बाद वो थिन होता जाता है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो कुछ ना कुछ उसकी यील्ड स्ट्रेस है, उसको ओवरकम करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो द प्रोमिनेंट एग्जांपल इज टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का नाम याद रखना बिंगम फ्लूइड के लिए। क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, बिंगम फ्लूइड एग्जांपल में आएगा टूथपेस्ट, मतलब लिस्ट वाले ऐसे होते हैं ना, लिस्ट वाले क्वेश्चन। ठीक है, बस थोड़ा सा और रह गया। अभी तो थे टाइम इंडिपेंडेंट, अब पढ़ते हैं टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट के लिए तो इज इक्वल टू ए इंटू डी यू बाई डी वाई टू द पावर एन प्लस बी। ठीक है, इसके लिए इसमें भी दो कैटेगरीज है। वन इज थिक्सोट्रोपिक, एंड सेकेंड वन इज रियोपैक्टिक। ठीक है, यहाँ पे एन वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पर एन वैल्यू लेस देन 1 है, बिल्कुल सेम वही, बस यहाँ पर बी फैक्टर ऐड हो गया, यहाँ पे बी जीरो नहीं होगा। तो जब बी जीरो नहीं होगा, बी आएगा कुछ ना कुछ, तो इसकी कुछ ना कुछ शीयर स्ट्रेंथ रहेगी। ठीक है, तो डी यू बाई डी वाई कुछ डिस्टेंस जाकर, ठीक है, ये बी डिस्टेंस चलने के बाद यहाँ से कर्व स्टार्ट होंगे वही वाले, जैसे पहले हम स्यूडोप्लास्टिक और डायलेटरल के केस में देखते थे। ऐसे ही जब एन वैल्यू लेस देन 1 होगी तो म्यू एफ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, अपेरेंट म्यू। ठीक है, म्यू एफ डिक्रीजेस, लेकिन इस बार कैसे, पहले शेयर के साथ डिक्रीज होता था, इस बार विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज करेगा। एग्जाम में क्वेश्चन भी बताऊंगा कैसे आएगा, या तो मैच द फॉलोइंग में आएगा, ठीक है, या फिर डायरेक्ट कंडीशन दी होगी कि एन वैल्यू लेस देन 0। ठीक है, ये कंडीशन है। बाकी देखेंगे जब क्वेश्चंस, कोई बुक रेफर करोगे उसमें देखना क्वेश्चंस, ठीक है, या मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रियोपैक्टिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थिक्सोट्रोपिक। ठीक है, देखो थिक्सोट्रोपिक के लिए क्या है, म्यू एफ जो है वो डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वहां पर शेयर के साथ डिक्रीज होता था। और रियोपैक्टिक में क्या है, म्यू एफ इंक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, दिस इज रियोपैक्टिक और दिस इज थिक्सोट्रोपिक। देन थिक्सोट्रोपिक में क्या होता है, टाइम के साथ साथ विस्कोसिटी डिक्रीज करती है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, पेंट्स होते हैं।
ठीक है, पेंट्स होते हैं इसका एग्जांपल, कुछ पेंट्स होते हैं, सारे नहीं होते। ठीक है, जो टाइम के साथ साथ थिन हो जाते हैं। थिन भी क्या हो जाते हैं बेसिकली, जो आप घरों पे पेंट करते हो ना, दरवाजे वगैरह पे, ठीक है, इसमें ऊपर लेयर बन जाएगी, थिक लेयर, और बाकी लिक्विड की लेयर नीचे बन जाएगी, और वो लेयर थिन हो जाती है यूजुअली। ठीक है, तो टाइम के साथ साथ पड़े पड़े वो थिन हो जाते हैं। तो दीज आर सम पेंट्स। हाँ, प्रिंटर इंक भी इसका एग्जांपल हो सकता है, वेरी गुड। ठीक है, प्रिंटर इंक भी इसका एग्जांपल हो सकता है। प्रिंटर इंक भी क्या करती है, धीरे धीरे टाइम के साथ थिन हो जाती है। ठीक है, रियोपैक्टिक क्या है, जिसमें म्यूएपरेंट इंक्रीज करता है टाइम के साथ साथ। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है जिप्सम पेंट, जिप्सम पेस्ट बोल दो। ठीक है, या पीओपी सोल्यूशन जो होता है। जिप्सम क्या है, एक टाइप है ना वो भी, पीओपी की टाइप है जिप्सम भी, या जिप्सम की टाइप है पीओपी, ये कह सकते हैं। द हीट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कम है उसमें। गॉट इट। तो दीज वर न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन। एक लास्ट में बस आइडियल फ्लूइड और देख लेते हैं। आइडियल फ्लूइड क्या होगा हमारे अकॉर्डिंग, आइडियल फ्लूइड वो होता है जो कि फ्रिक्शनलेस होता है या इनविसिड होता है, जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होती। ठीक है, जिसका म्यू कितना होगा, जीरो। ठीक है, म्यू जीरो का मतलब स्लोप जीरो। तो अगर मैं इसके लिए ग्राफ प्लॉट करूंगा टो और डी यू बाई डी वाई का, बताना कैसा ग्राफ आएगा। वेरी गुड, एक्स एक्सिस पे। दिस इज आइडियल फ्लूइड। ठीक है, या फिर दिस फ्लूइड विल बी इनकम्प्रेसिबल, कोई उसकी डेंसिटी चेंज नहीं करेगी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर।